In this video we are discussing इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, क्या है लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुई, क्या इसका इवोल्यूशन था, ठीक है, हेग कॉन्फ्रेंस के बारे में हम जानेंगे, क्या लीग ऑफ नेशन था, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या सक्सेसेस थे लीग ऑफ नेशन के, क्या वीकनेसेस थी, क्या ऑर्गन्स थे लीग ऑफ नेशन के, ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में वील बी डिस्कसिंग दैट व्हाट वर द सर्टेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. International organizations are the association of states established on the basis of a treaty or international agreements in accordance with international law in order to achieve specific objectives or to perform specific functions. International organization क्या थी? It is the क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स, इट इज़ अ अलायंस ऑफ स्टेट्स, और आई कैन से इट इज़ अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द स्टेट्स फॉर द जॉइंट पर्पस, ठीक है। इट वॉज स्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। ये एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स था, जितने भी कंट्रीज़ थे उनका एक एसोसिएशन था, उनका एक अलायंस था जो कि स्टेब्लिश हुआ है, होता है थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी। जितनी भी ट्रीटीज़ की जाती हैं स्टेट्स द्वारा, ट्रीटीज़ मैंने पहले बताया है, इट इज़ फॉर्मली कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, और थ्रू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में आपस में, इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में, उसके बेसिस में, इन ऑर्डर टू अचीव specific objectives or to perform specific functions, those association of states are known as international organization. एक बार दोबारा बता देती हूँ that international organization क्या होता है? It is an association of states जो establish होता है treaties और international agreements के द्वारा, जो कि किए जाते हैं between and among the states, which is और इन द अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, और किस लिए किए जाते हैं? फॉर अचीविंग सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी एंड आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनकी एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है और ये इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब लेट्स लुक अप टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली इसके डेफिनेशन से ही डिराइव होते हैं। द फर्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स। पहली चीज़ वही कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स है, अलायंस ऑफ स्टेट्स है, एंड दे आर नोन एज प्राइवेट इंटरनेशनल एसोसिएशन। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट इंटरनेशनल एसोसिएशन भी बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप बाय द स्टेट्स। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट्स द्वारा सेटअप की जाती हैं थ्रू ट्रीटीज और थ्रू द एग्रीमेंट्स विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट एंड कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स द्वारा सेटअप की जाती हैं थ्रू द ट्रीटीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर स्टेब्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है या कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की जाती हैं। द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट in establishing its legitimacy. There cannot be any organization without any purpose, ठीक है। जो पर्पस होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करता है, मतलब वो उसकी वैलिडिटी को इस्टेब्लिश करता है, वो इसकी जस्टिफिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। और अगर देयर कैन नॉट बी एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी पर्पस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्पस नहीं है तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि देयर शुड बी सम स्पेसिफिक पर्पस। फोर्थ पॉइंट इज दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन possess international personality by virtue of having its distinct rights and duties। देखो हमने बताया था डेफिनेशन में ही कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की खुद की एक सेपरेट इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी होती है, और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके सेपरेट डिस्टिंक्ट राइट्स होते हैं उसके खुद के, और उसके खुद की डिस्टिंक्ट ड्यूटीज़ होती हैं, एंड दैट इज द रीजन इट possess a separate international legal personality, right? And the fifth and the last characteristic is international organization are created in accordance with rules of international law। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जाती है, क्रिएट की जाती है, वो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के बेसिस पर ही स्टैब्लिश की जाती है। देयर एक्टिविटीज़ आर कन्फाइंड विद इन द जनरली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जनरली रिकॉग्नाइज होती हैं थ्रू द प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स एंड द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये हो गया हमारा मीनिंग क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन?
It combines principles and the norms which are regulating the establishment, legal status, activities of international, intergovernmental और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ सेटअप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द नॉर्म्स, और आई कैन से द स्टैंडर्ड्स विच रेगुलेट्स, जो वो प्रिंसिपल्स, वो नॉर्म्स, वो स्टैंडर्ड्स जो कि रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल, इंटर गवर्नमेंटल, इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट को, उनके लीगल स्टेटस को, और उनकी जो भी रेस्ट एक्टिविटीज़ होती है उनको. इंटर गवर्नमेंटल का अगर मैं मतलब बताऊँ तो इंटर गवर्नमेंटल इज सिंपली relating to or conducted between two or more government. It is an organization which is composed of sovereign states. ठीक है, ऐसा एक organization, international intergovernmental organization which is composed of sovereign states. It is between two or more governments, right? So वो लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो लॉ होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स होते हैं जो इन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेब्लिशमेंट के, उनके लीगल स्टेटस और इनके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, द सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर, अब क्या क्या सोर्सेज हैं इस लॉ के? सो दे आर द ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स जो भी किए जाते हैं, दे आर इंटरनेशनल कस्टम, rules of procedure, finance regulations, staff rules, plus the certain resolutions of international organizations. ठीक है, certain decisions or determination of international organization, ये इसके certain sources हैं. But the Charter of United Nations is a principal source of law of international organization which lays down the general principles and norms related not only to the UN but also to the other international organization. लेकिन देखो ये सब तो है ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स, लेकिन जो प्रिंसिपल सोर्स है, जो प्राइमा फसा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन. एक चार्टर है हमारा यूनाइटेड नेशन का जिसमें यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल, उसका एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और सारे ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन्ड है. तो वो एक प्रिंसिपल सोर्स है लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और वो ना सिर्फ यूएन के लिए स्पेसिफिक जनरल प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स बनाता है, बल्कि उसके अंदर जितने भी लॉज हैं वो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए ही लेड डाउन है. ठीक है, नाउ ये हो गया लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज की इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे इवॉल्व हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ से आया इसका पूरा सिस्टम. सो द 19th century सॉ द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट टुवर्ड्स द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन. 19th century में मतलब एक जागरूकता आई कह सकते हैं, या फिर एक एक सेंस ऑफ रिकग्निशन डेवलप हुआ among the people कि देयर शुड बी टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन. देयर इज अ नीड कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हो जो दैट कैन लीड टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस प्लस इंटरनेशनल कॉपरेशन. आपस में जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में कॉपरेशन स्टेब्लिश करने में इट कैन वर्क. सो एक प्रॉपर बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियंस हुआ करती थी, जैसे कि यूनिवर्सल टेलीग्राफिक यूनियन थी 1865, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये कुछ सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियंस हुआ करती थी. दीज यूनियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट. ये जितने भी मैंने अभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियंस बताई थी, इन यूनियंस ने बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया and they contributed towards the evolution of the international organizations. ठीक है, अब एक हमारा कॉन्सेप्ट है हेग पीस कॉन्फ्रेंस का. तो एक हेग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1899 एंड 1907 में, दैट लेड टू द वे ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. ठीक है, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मीन्स संस्थानीयकरण. बेसिकली इट इज एन एक्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग समथिंग एज कॉन्वेंशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. हेग कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश रूल्स दैट वर डिजाइन टू रेगुलेट द इंटरनेशनल सिस्टम एंड टू रिमूव द कॉजेज ऑफ क्राइसिस एंड वॉर. हेग कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश किए गए थे कि इस चीज़ के रिगार्डिंग टू रेगुलेट द इंटरनेशनल सिस्टम, जितना इंटरनेशनल सिस्टम उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, प्लस जो वॉर्स होते हैं, जो क्राइसिस की सिचुएशन आती है उसको कैसे एलिवेट किया जाए, कैसे उसको रिमूव किया जाए एंड कंट्रोल किया जाए. द हेग कॉन्फ्रेंसेज वर प्रिवेंटिव एंड रेगुलेटरी, और ये हेग कॉन्फ्रेंसेज हुई थी 1899 और 1907 में. ये प्रिवेंटिव एंड रेगुलेटरी थी इन नेचर.
बट द कॉपरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 19th सेंचुरी ब्रेक्स डाउन। ये पूरा जो सिस्टम पूरा स्टेब्लिश हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉपरेशन स्टेब्लिश हो रहा था, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ढह गया, ब्रेक डाउन हो गया 19th सेंचुरी में। एंड देयर अराइजेज द कॉन्फ्लिक्ट विच लेड टू द इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। और उसके बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन इमर्ज हुआ। वर्ल्ड वॉर वन नतीजे के रूप में सामने आया, जो कि 1914 से 1919 तक हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हम सब जानते हैं, और कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन लेड हुआ था, जिसकी वजह से अराउंड 20 मिलियन पीपल डेड, करीब 20 मिलियन लोग मरे थे इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। एम्पायर्स कोलैप्स, यानी कितनी एम्पायर्स कोलैप्स हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी। दे फेल डाउन, दे गेव अवे। लाइक मेजर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ऑटोमन एम्पायर था और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये एम्पायर पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गए थे। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से द न्यू नेशंस, कुछ नए नेशंस भी इमर्ज हुए थे, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, ऐसे कुछ देश सामने आए थे। ठीक है, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक नई वैश्विक नीति स्टेब्लिश हुई, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हुआ कंट्री पूरे वर्ल्ड के सामने। द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट led some individuals in England and in America to propose a scheme of league for avoidance of war in future। जितने भी devastating and destructing effects हुए थे, जितने भी distressful effects हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, उसके बाद जितने भी इंग्लैंड और अमेरिका के इंडिविजुअल्स थे, उनको लगा, उन्होंने प्रपोजल दिया अपना कि एक लीग इस्टेब्लिश होनी चाहिए, एक आई मस्ट से कलेक्टिव म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए एक ग्रुप इस्टेब्लिश होना चाहिए फॉर द अवॉइडेंस ऑफ वॉर इन फ्यूचर, ताकि इस तरह का जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसा सिचुएशन आया था वो फ्यूचर में ना आए। अब मैं बताऊं, सबसे पहले लीग इस्टेब्लिश करने की जो बात कही थी, दैट आइडिया वाज गिवन बाय यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। जो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय, वुड्रो विल्सन, उन्होंने इसका आइडिया प्रपोज किया था। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही ट्विस्टिंग बात है कि प्रपोज यूएस ने किया था, लेकिन यूएस खुद उस लीग का पार्ट नहीं था। चलिए अब इस पहले लीग के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर वाज एस्टेब्लिश्ड द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ था। लीग ऑफ नेशन इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन हिस्ट्री टू फर्निश द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेशंस विद परमानेंट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पहला परमानेंट सिस्टम स्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, जिसमें कई सारी कंट्रीज पार्ट थे उसके, एंड दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन हिस्ट्री टू फॉर हैविंग अ कॉपरेशन अमंग द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। द लीग ऑफ नेशन वॉज स्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन स्टेब्लिश हुआ था, और इसीलिए इसको चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। द कोविनेंट ऑफ लीग, दैट इज अ लीगल अग्रीमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ऑफ 1919। जो एक ट्रीटी जो साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 में, लीग ऑफ नेशन की जो लीगल अग्रीमेंट था वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का ही एक पार्ट था। ठीक है, ये याद रखिएगा। लीग ऑफ नेशन वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन, अभी लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश कब हुई थी? इट वॉज स्टेब्लिश ऑन 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को ये स्टेब्लिश हुई थी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पीस, शांति मेंटेन करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एंड टू प्रमोट द इंटरनेशनल कॉपरेशन। सारे कंट्रीज़ के बीच में आपस में कॉपरेशन स्टेब्लिश करना, प्रमोट करना, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। इनिशियली द चार्टर वॉज साइन बाय, जो लीग ऑफ नेशन का चार्टर था वो साइन किया था 44 स्टेट्स ने। यूएस नाइदर रेटिफाइड द चार्टर नॉट जॉइन द लीग। ना ही यूएस ने साइन किया था, कन्फर्मली अग्री किया था चार्टर पे, और ना ही उन्होंने लीग को ज्वाइन किया था। तो यही मैं बात बता रही थी कि वुड्रो विल्सन जो थे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने ही प्रपोजल दिया था लीग ऑफ नेशन का, लेकिन वो यूएस खुद ही इसका पार्ट नहीं था। यूएस के अलग ही सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो हमारा लीग ऑफ नेशन था, ये बेसिकली डोमिनेट एट दैट टाइम इट वॉज डोमिनेटेड बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। ठीक है, अब इसके क्या क्या ऑर्गन्स थे? बेसिकली इसके 3 ऑर्गन्स थे। पहला था असेंबली, काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। असेंबली वॉज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ लीग। जो असेंबली थी वो जितने भी लीग के मेंबर्स थे सबके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती थी। असेंबली यूज टू मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। जो असेंबली थी उनकी जो मीटिंग हुआ करती थी साल में एक बार होती थी। असेंबली में डील विद एनी मैटर विद इन द स्फेयर ऑफ एक्शन ऑफ लीग और अफेक्टिंग द पीस ऑफ वर्ल्ड। असेंबली किसी भी मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करती थी, किसी भी मैटर्स के ऊपर अपने एक्शंस प्रोवाइड करती थी जो भी विच आर रिलेटेड टू द कॉपरेशन एंड फॉर मेंटेनिंग द पीस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट वॉज काउंसिल। काउंसिल जो थी वो लीग की एग्जीक्यूटिव ऑर्गन था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन था। इसके अंदर सारे परमानेंट मेंबर्स थे प्लस 11 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी थे। काउंसिल का क्या क्या वर्क हुआ करता था वो बताती हूँ मैं आपको। बेसिकली टू डायरेक्ट द वर्क टू सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जो अभी थर्ड ऑर्गन है उसको
जितना भी काम हुआ करता था वो डायरेक्शन देता था काउंसिल। देन अरेंज फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होनी थी उसको हुआ करती थी उसको अरेंज करता था काउंसिल। देन रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ द लीग, और इसके अलावा जितनी भी सब्सिडरी ऑर्गन से, जितनी भी नीचे ऑर्गन से लीग के, उन सबसे रिपोर्ट्स जितनी भी चीज़ों की हुआ करती थी उनको रिसीव करता था, फिर उनको एनालाइज करता था। ठीक है, सेफ गार्डिंग द पीस ऑफ वर्ल्ड वॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल, और पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, सेफ गार्ड करना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था काउंसिल की। थर्ड हमारा ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट वॉज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटेरिएट के जो हेड थे वो सेक्रेटरी जनरल थे, जिसको अपॉइंट करती थी काउंसिल। ठीक है, सेक्रेटेरिएट का क्या वर्क था? इट्स वर्क वॉज टू असिस्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द लीग बाय प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ डिफरेंट काइंड लाइक रिसर्च, ड्राफ्टिंग, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा। ठीक है, सेक्रेटेरिएट का बेसिक फंक्शन था कि जितने भी ऑर्गन्स हैं लीग के उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि रिसर्च वर्क में हेल्प करना, ड्राफ्टिंग में, कोऑर्डिनेशन में वगैरह वगैरह। तो ये इसके बेसिक ऑर्गन्स हो गए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लीग ऑफ नेशन कब इमर्ज हुआ, कैसे इमर्ज हुआ, क्या है लीग ऑफ नेशन और ऑर्गन्स क्या थे। अब देखते हैं क्या सक्सेसेस रही लीग ऑफ नेशन की और क्या वीकनेसेस थी। द लीग अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस इन नंबर ऑफ एरियाज। काफ़ी सारे अलग अलग एरियाज में जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह हुए उसमें काफ़ी सक्सेसेस प्रोवाइड की, अचीव की थी लीग ऑफ नेशन ने। जैसे मैं एग्जाम्पल्स दूँ, आइलैंड आइलैंड्स में, अपर सिलासिया में, मैमल में, ग्रीस, बुल्गारिया में, मॉसल में, इन सब जगह पे सक्सेस अचीव की थी लीग ऑफ नेशन ने। इसके अलावा अदर सक्सेस, लीग ऑल्सो वर्क टू कॉम्बैट international trade in opium, sexual slavery, and helped alleviate the plight of refugees, particularly in Turkey in the period of 1926. जितना भी ओपियम, मतलब ओपियम बेसिकली एक, इसको हम हिंदी में अफीम बोलते हैं। ठीक है, ओपियम एक रेडिश ब्राउन हैवी सेंटेड एडिक्टिव ड्रग है एक तरीके का। ठीक है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द जूस ऑफ ओपियम। तो उसके ट्रेड को कंट्रोल करने में काम किया है, उसको प्रिवेंट करने में काम किया है, एज वेल एज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सेक्शुअल स्लेवरी, उसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू एलिविएट द प्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज़। जितने भी रेफ्यूजीज़ हुआ करते थे, शरणार्थी हुआ करते थे, उनकी जितनी भी अनफॉर्चुनेट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, उनकी जो भी दुर्दशा थी, उसको एलिवेट करने में, उसको ख़त्म करने में और उसको सही करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, दैट वॉज इन द टर्की इन द पीरियड ऑफ 1926। तो ये मेजर सक्सेसेस थे ऑफ लीग ऑफ नेशन। क्लियर? अब इसके कुछ वीकनेसेस भी थे। ठीक है, देवर लाइक लीग डिड नॉट फॉरबिड द वॉर कम्प्लीटली। पूर्ण रूप से वॉर को नहीं ख़त्म कर पाया लीग, जिसके लिए स्टेब्लिश किए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही इसका प्रपोजल आया था, इसका स्कीम का प्रपोजल आया था कि वॉर आगे ना हो, लेकिन ऐसा नहीं करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाया था लीग ऑफ नेशन। उसके अलावा वन ऑफ द ग्रेट पावर्स अमेरिका डिड नॉट बिकम द मेंबर। इसकी बहुत बड़ी वीकनेस यही थी कि जो अमेरिका बहुत बड़ी पावर थी अपने आप में उस टाइम में, वो लीग का मेंबर नहीं थी। प्लस पावर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डिसीजन वॉज नॉट सेंट्रलाइज। जितनी भी पावर्स थी डिसीजन लेने की वो सेंट्रलाइज नहीं थी, वो डिसेंट्रलाइज, मतलब अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड थी। द इन्फोर्समेंट डिपेंडेड अपॉन डिसीजन ऑफ बल्क ऑफ मेंबर्स ऑफ लीग। जो इन्फोर्समेंट की जो पावर्स थी, डिसीजन देने की पावर्स थी, वो लीग के अलग अलग मेंबर्स के ऊपर थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत डिले होता था और इट समहाउ लेड टू दी नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। प्लस फोर्थ वॉज फंक्शंस ऑफ द काउंसिल एंड असेंबली वर नॉट क्लियरली डिटरमाइंड। जो काउंसिल और असेंबली ऑर्गन्स है लीग के, उनके जो फंक्शंस थे वो क्लियरली डिटरमाइंड नहीं थे। ये भी एक इसकी वीकनेस थी। इसके अलावा मेंबर्स वर नॉट बाउंड बाय द डिसीजन। जितने भी मेंबर्स थे हमारे, जो भी इस लीग के पार्ट थे, उनके ऊपर जो डिसीजंस थे काउंसिल के, वो बाउंड नहीं थे। इसके अलावा देयर वाज नो प्रोविज़न फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम लीग ऑफ नेशन। देयर वाज नो प्रोविज़न फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्टेट फ्रॉम विड्रॉल। मतलब कोई भी देश कभी भी विड्रॉ कर लेता था अपनी मेंबरशिप, तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं थी। एंड द रिजल्ट वॉज दैट द नंबर ऑफ मेंबर विच वॉज इनिशियली 62 दैट वॉज रिड्यूस टू 32। और क्या हुआ रिजल्ट? क्योंकि कोई रोक नहीं थी कि कभी भी कोई भी नेशन अपनी मेंबरशिप वापस ले लेता था, तो 62 जो इनिशियली नंबर ऑफ मेंबर्स थे दैट रिड्यूस टू 32, वो सिर्फ 32 रह गए। इवन द पावरफुल स्टेट लाइक जापान एंड जर्मनी, जो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स माने जाते थे जापान और जर्मनी, विच जॉइन द लीग, जिन्होंने 1926 में ज्वाइन किया था लीग को, दे लेफ्ट इट इन 1933। तो ये इसका बहुत मेजर वीकनेस रहा है लीग ऑफ नेशन का। फोर्सेस वर नॉट अवेलेबल टू द काउंसिल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट स्टेट। जो भी दोषी स्टेट हुआ करता था किसी भी केस के अंदर, उसमें काउंसिल के पास पावर नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, कोई सेना बल नहीं थी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में। ये भी रीज़न था, बहुत बड़ी वीकनेस रही लीग ऑफ नेशन की। और
ये सारी तो थी ही इसकी डीमेरिट्स, वीकनेस, और सबसे बिगेस्ट फेलियर जो था, आई मस्ट से दैट वाज दैट इट कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2। ये वर्ल्ड वॉर 2 को होने में नहीं रोक पाया। कंक्लूजन बताती हूँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग फॉर विच इट वॉज क्रिएटेड बिकेम लेस इफेक्टिव एंड ड्यू टू द अबव डिस्कस वीकनेस। इतनी सारी वीकनेसेस की वजह से जो जिस ऑब्जेक्टिव से लीग इस्टेब्लिश हुआ था कि कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, वो लीस्ट इफेक्टिव हो गया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। द लीग सीज इट्स activities during World War II and in 1946 it was dissolved by a resolution of assembly। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसकी एक्टिविटीज़ सीज हो गई थी और 1946 में असेंबली के रिजोल्यूशन के द्वारा ये लीग ऑफ नेशन था, ये डिज़ोल्व कर दिया गया, ये ख़त्म हो गया था पूर्ण रूप से। और फिर मैंने बताया कि इसका बहुत बड़ा फेलियर था दैट इट लेड टू दी, मतलब ये रोक नहीं पाया वर्ल्ड वॉर 2 के होने को। अब वर्ल्ड वॉर 2 हम सब जानते हैं 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड क्रिएटेड हॉरर इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लोगों के जहन में इतना डर बैठ गया था। और उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तो सिर्फ अराउंड 20 मिलियन लोग मरे थे, लेकिन यहाँ पे 72 मिलियन 72 मिलियन लोग डाइड इन द वॉर। इट क्रिएटेड ब्रॉड अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था इस वॉर के बाद। पीपल एवरीवेयर अज्यूम दैट सम काइंड ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टेब्लिश। सब लोगों को लगा कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ऐसी अब ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को कॉम्बैट कर सके, रोक सके और पीस एंड सिक्योरिटी और हार्मनी को मेंटेन कर सके। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था उसके बाद यूएसए एंड यूएसएसआर इमर्ज्ड एज द न्यू सुपर पावर्स। यूएसए और यूएसएसआर नई सुपर पावर्स के रूप में एस्टेब्लिश हुई थी। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ था। सेम हैपेंड हियर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश एंड अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज नीडेड। अब ज़रूरत थी कि एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो, ठीक है। और द लॉन्ग एंड हीटेड डेलिब्रेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ वॉर रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे हीटेड लॉन्ग डेलिब्रेशन और डिस्कशंस के बाद, इस वॉर के ख़त्म होने के बाद फाइनली ये हेल्ड हुआ, ये डिसाइडेड हुआ दैट there should be the establishment of an organization and that was created. It was the United Nation Organization। United Nation Organization establish हुई थी, जो कि हुई थी हमारी 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिश होने से पहले कितनी सारी चीज़ें हुई, कैसे लीग ऑफ नेशन आया, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का वो पार्ट था, कितनी सक्सेसेस रहीं, क्या ऑर्गन्स थे, क्या वीकनेसेस रहीं। उससे पहले हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुआ, क्या हेग कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। अभी भी हमारा यूएनओ का पार्ट यहाँ ओवर नहीं होता है, इसके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यूएनओ के स्टेब्लिश होने से पहले कौन कौन से नंबर ऑफ इवेंट्स थे जो जिसके through UNO established हुआ, that what were the certain important events that led to the establishment of United Nations। So this is it for this video, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू कॉमेंट डाउन। दिस इज इट, थैंक यू सो मच।